नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चित्कारा न्यूज़ के इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट मिस्टर भारद्वाज जी, जो कि 37 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। पहले तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। आपने और मैं हमारे लिए चितकारा इतना समय यूनिवर्सिटी दिया। का भी धन्यवाद करता हूँ, जहाँ मेरी बेटी ने भी कहते वी आर्च की है। आपका धन्यवाद, हम इतना कीमती समय आपने हमें हम्म, दिया। इस करियर में अपनी शुरुआत कैसे की? इस करियर में शुरुआत के लिए मैं पहले तो प्राइवेट में नौकरी करता था। और जब सर्विस कमीशन में मैं इंटरव्यू देने आया, मेरा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया निकल गया। और उसके बाद इंटरव्यू देने आया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर मुझे न्यू था, मैं कुछ नहीं जानता था एग्रीकल्चर के बारे में। जब न्यू डिपार्टमेंट में शायद अच्छा होगा, मैं इस वजह से इसमें आ गया अच्छा। था। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर मेरे को तो और भी ऑफर्स आई, तो मैंने छोड़ा नहीं है डिपार्टमेंट। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में में हो था। गया। तो आपके घर में भी एग्रीकल्चर तो होगा ही फिर। हाँ, एग्रीकल्चर तो करते थे। अब अच्छा। तो हम लोग नौ सर्विस में आ गए, तब से हाँ। छूटा हुआ है। अदरवाइज एग्रीकल्चर बाकी घर पे एग्रीकल्चर चलाइए। चलता है। पॉली हाउस लगा रखा है, हाँ। माइक्रो सिस्टम लगा रखे हैं हम लोगों ने। हमें कुछ एग्रीकल्चर के बारे में और हॉर्टिकल्चर के बारे में बता सकते हैं? एग्रीकल्चर जो है वो आजकल तो मतलब, इसमें बताना मैं चाहता हूँ कि इसमें कई स्कीमें चल रही हैं जो फार्मर के हित में है। फार्मर के हित में, जैसे अब मैं सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड बात करूँगा तो उसमें है कि एक तो जल से कृषि को बल एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम लोग डैम बनाते हैं, उस डैम से पानी उठा करके लोगों के खेत तक बनाते हैं। अगर जहाँ डैम की प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पर कम्युनिटी टैंक, अगर पानी ऊपर से लाना हो, पहाड़ी के ऊपर से लाना हो, तो वह कम्युनिटी टैंक बना करके उसको यूज़ करते हैं। फिर उसी को पानी को मतलब यूज़ करके माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम लगाते हैं। एक सिस्टम हमारे पास है, अगर पुरानी कोई स्कीम डिफंक्ट पड़ गई है, उसको भी रिवाइव करना, वो भी एक स्कीम हमारे पास चल रही है। उसके बाद बोरवेल है, आजकल किसान चाहता है कि मैं अपना बोरवेल लगाऊं जिससे इरिगेशन कर सकूं, तो उसके लिए भी कहते हम 50% सब्सिडी जो है वो मतलब का प्रावधान रखा हुआ है इसमें। तीसरी हमारे पास है जो स्कीम है वो है मतलब असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। उसमें क्या कहते हैं, जैसे किसी की लैंड बाशा पे हो गई, उसके लिए स्पर वगैरह लगाते हैं। उसको मतलब लैंड के इरोजन को रोकने के लिए मतलब उसमें कोई रिटेनिंग वाल लगनी है, वो भी एक प्रोविज़न है। चौथी स्कीम हमारी ये है एक सोलर पंप की। भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार ने क्या किया हुआ कि अगर आपके पास कहीं इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अगर दूर दराज एरिया में होता है, तो वहाँ पर आप सोलर पंप लगाइए, सोलर लाइट की दोहन करके उसको फिर आप सोलर पैनल और उसके बाद पंप सिस्टम लगा करके, उसके लिए भी हमारी स्टेट जो है वो 80% सब्सिडी दे रही है। और चौथी स्कीम हमारे पास है कि जिसमें मतलब हम पॉली हाउस, हाँ जी, हाँ जी। पॉली हाउस जो है वो कवर्ड एरिया है, कि लिमिटेड एरिया होता है, उसमें मतलब 10 अबाउट 5 to 10 गुना जो हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो एक स्कीम हमारे पास चली हुई है, जिसमें भी हम 80% सब्सिडी देते हैं किसानों को। और किसानों से और रिलेटेड काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे कि आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नाबार्ड के थ्रू मिलता है। और भी नाबार्ड की स्कीमें जो हैं वो इरिगेशन से रिलेटेड हैं हमारे पास, वो चली हुई हैं, जिसमें हम कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कम्युनिटी को मोबिलाइज करके उनकी कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी के थ्रू ही सारा काम, उनकी देखभाल के अंडर सारा काम होता है। तो ये तो है सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड। ये बाकी जो एग्रीकल्चर की स्कीम है, जिसमें हम मतलब जैसे कि सीड है, सीड हम परचेज करते हैं कंपनी से, और उसको सब्सिडी रेट के ऊपर जो है वो फार्मर को देते हैं। फिर खाद है, खाद हम हेमफेड से के थ्रू जो है वो सब्सिडी रेट के ऊपर किसानों को देते हैं। तो इस टाइप की प्रोग्राम हमारे पास चले हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश अब एप्पल के लिए जाना जाता है, तो एप्पल प्राइस भी अभी काफ़ी घटा है, और साथ में एप्पल की कुछ वैरायटी आप हमें बता सकते हैं? एप्पल की जो आजकल वैरायटी चल रही है हिमाचल में, हाँ जी, हाँ जी। वो एक स्पार टाइप की वैरायटी आई है।
जो कि मतलब बहुत ही अच्छी, उसकी प्रोडक्शन बहुत, उस पहले तो होता था ना कि मतलब आपके मतलब दूर-दूर पेड़ लगाए जाते थे। अब ये डेंस टाइप में पेड़ लगाए जाते हैं मतलब, उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ती है और लोगों को मतलब उसका फ़ायदा भी हो रहा है। प्रोडक्शन कम हो जाती है जब हमारे पास एक्चुअली लॉट ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन आ जाएगी, तो फिर उससे रेट कम आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो है रेट अच्छे मिले फार्मर को पहले-पहले शुरू-शुरू में जो थे, तो वो प्रोडक्शन बाकी तो मैक्सिमम स्टोरेज में जाता है, कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है सेब, उसके जैसे वो बाद में बिकेगा तो बस उसमें अच्छे प्राइसेस आ जाएँगे। और क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। क्लाइमेट चेंज तो आपने देखा होगा 2-3 साल से हिमाचल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक इरेटिक रेन हो रही है तो एक जगह इकट्ठी हो हाँ जाती है, जी, लोकलाइज़्ड रेन हो जाती है, एक जगह बारिश ही नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बारिश नहीं होने की वजह से जो वो फिर मतलब इनइक्वालिटी इन प्रोडक्शन आ जाती है। तो उसके हिसाब से ये है कि इसके ऊपर भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो सोच रही है कि क्या प्रोग्राम बनाए जाएँ। तो उसके लिए इन्होंने एक भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर क्या सोचना शुरू कर दिया यार हम जो पहले लगाते थे, वो जो क्रॉपिंग सिस्टम पहले था, वही सिस्टम को क्यों ना अडॉप्ट करें। तो उसमें अब मिक्स क्रॉपिंग वगैरह सिस्टम चला पड़ा है कि एक क्रॉप अगर आपकी फेल हो जाती है तो दूसरी क्रॉप सर्वाइव कर जाती है, इस टाइप के प्रोग्राम है। तीसरा है कि पानी की कमी बहुत आ रही है। पानी की कमी को रोकने के लिए क्या है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, ड्रिप वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा फ्लड सिस्टम था इरिगेशन का, उससे हिसाब से 50% पानी जो है वो यूज़ होता है इसमें। तो इस तरीके की क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी स्कीमें चली हैं। फिर क्लाइमेट रेजिलेंट सीड है, जिसकी प्रोडक्शन जो है अगर बारिश कम होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस तरीके का भी एक इजाद की है इन्होंने सीड की वैरायटी। तो वो सारे प्रोग्राम चल तो रहे हैं। तो आपके हिसाब से हेल्थ के लिए अच्छा है? हेल्थ के लिए अच्छा है। वैसे एक प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चला हुआ है, नेचुरल फार्मिंग। हाँ जी, हाँ जी। नेचुरल फार्मिंग कहते हैं ना, गौमूत्र मतलब हाँ गाय जी, हाँ जी। गाय का गोबर वगैरह और उसका घोल बना करके उसको जो है वो छिड़कना है उसमें। तो नेचुरल फार्मिंग पे अब फार्मर अगर आ जाएगा तो हेल्थ ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। इवन मैंने सेब भी खाए जो नेचुरल फार्मिंग होती है, इतना टेस्टी होता है और इतना मतलब उसको बोलते हैं ना फाइब्रस, बढ़िया सा सेब मतलब उसकी प्रोडक्शन देखना। आप अगर प्याज लगाओ नॉर्मल इसमें, तो प्याज की जो वैरायटी के जो बाज़ार में आ रही है और उस दूसरे से कंपेयर करो तो बहुत ही मतलब बढ़िया लगता है। आप ट्रेडिशनल फार्मिंग सपोर्ट करते कि मॉडर्न फार्मिंग? नहीं, हम एक्चुअली मैं तो सपोर्ट करता हूँ इसको नेचुरल फार्मिंग को। हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू से भी अच्छी है, वैसे भी मतलब जो हम पहले करते थे। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जो पहला सिस्टम था, जब फार्मर आज से कोई 20-25 नहीं 50 साल पहले, जब ये खाद वगैरह नहीं थी ना, तो सिस्टम मतलब ऐसा था कि फार्मर हेल्दी हाँ रहता जी, हाँ था। जी, हाँ जी। मतलब जो उसको यूज़ करते थे अनाज को, वो भी हेल्दी होते थे। आज के जब से खाद वगैरह ये यूरिया के कभी किसी मतलब बढ़ रही है, यूरिया का यूज़ जैसे बढ़ा, उससे क्या हुआ हेल्थ डिटीरिएट हुई है। आजकल सस्टेनेबल फार्मिंग का काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, उसमें आपका क्या कहना है? सस्टेनेबल फार्मिंग में हाँ जी, हाँ जैसे जी। मैं आपको नेचुरल फार्मिंग है, सस्टेनेबल में मिक्स फार्मिंग को हम मतलब बढ़ावा दे रहे हैं मतलब। हाँ जी, हाँ पर जी। अभी तक फार्मर्स को है ना, उसमें मतलब अब लाइकिंग नहीं है। एक्चुअली फार्मर जिसको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन समझता है, हाँ जी, हाँ जी। एग्रीकल्चर को सेकेंडरी सेकेंडरी समझता है, ऑक्यूपेशन, अच्छा। मतलब प्राइमरी उनका अपना सर्विस सेक्टर है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब फटाफट बिजाई की, फटाफट खाद डाली और हो गया, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। पर जो एक्चुअली फार्मर अब समझने लग पड़ा है, कोई एजुकेटेड फार्मर्स भी काफ़ी लोग छोड़ के आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, कई बार हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं कि नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई मतलब इसकी कर रहे हैं, मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, कई टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा सिस्टम मतलब निकल के आ रहा है और लोगों को में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी अच्छे लोग जो हमारे कभी बाहर चले गए थे, बीटेक करके, एमटेक करके, मतलब वहाँ पर रहते थे फॉरेन में, अब वापस आ रहे हैं और यहाँ आकर के वो मुझे आपको बताऊँ, मुझे पंजाब के कुछ फार्मर मिले मध्य प्रदेश में, तो वो एक्चुअली मिल्क प्लांट मतलब ऑस्ट्रेलिया से छोड़ के आए थे, दोनों मियाँ बीवी। मुझे कहते हैं कि हमने ना कहते मतलब एक वो लगाना है, मिल्क प्लांट लगाना है अपने में।
तो वहाँ सीखने आए थे कि क्या टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, कैसे मतलब बटर बनाना है, कैसे मतलब चीज़ वगैरह सारा कुछ वो। एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा इकोनॉमी के साथ एक और एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एपीएल और बीपीएल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है, तो उसमें क्या चैलेंजेस फेस करते एपीएल चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को इसने मतलब वो बना दिया। हैं? जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, तो लोग जो है मतलब उसको परचेज करने में, उससे एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का ध्यान कम हो गया है। अच्छा, एपीएल और बीपीएल में मतलब गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसको बाइफरकेट तो कर दिया कि बीपीएल के लिए इतना अनाज रखेंगे हम, फिर भी मतलब इस सिस्टम को मेरे हिसाब से क्लोज कर देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्लोज करके ऐसा कि एक बार फार्मिंग के लिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ये एक एडीबी की टीम गई थी, तो गाँव में घूमे हम लोग। तो मेरे से वो लेडी पूछती, शी वाज श्रीलंकन, तो मेरे को पूछती कि वेयर आर द यूथ, यूथ है ही नहीं हमारा गांव में। जब तक यूथ पावर हमारी मतलब वापस नहीं आएगी ना, विमेन पावर्स होती थी कि वो बहुत काम करती थी खेतों में अपना लाना, ये वापस नहीं आएंगे, तब तक हमारा सर्वाइवल, एग्रीकल्चर की सर्वाइवल कम होगी। आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश के किसानों की ओवरऑल कंडीशन है जो उसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप उठाने चाहिए? फार्मर्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जब तक हमारी यूथ और वुमेन पावर जो है मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक हम, यही मेन ये है, हर जगह यही डिस्कशन होता है कि हमारी यूथ पावर जो है वो बाहर जा रही है, सारे कुछ मतलब सस्ते पे जा करके लग जाएगी। और अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एजुकेशन सिस्टम इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसको मतलब हम लोग जनरल से पढ़ाई करते हैं, हमें एक ऐसा चाहिए कि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ाई करवाई जाए, उसके फ़ायदे बताए जाए फलाना, तभी हम इसको सर्वाइव। दूसरा, कोई जो भी बच्चा कुछ करना चाहता है, जैसे मान लो कोई कारपेंटरी करना चाहता है कुछ, उसको वैसी एजुकेशन दी जाए। आजकल तो एजुकेशन जनरलाइज है, मतलब कि सबको एक जैसी एजुकेशन दे देते हैं, जो करना चाहे। मैक्सिमम अपने जो हमारे सिविल इंजीनियर बाद में आए, तो सारे अपने कहते स्विच ओवर करके दूसरे बिजनेस में। और पिछले साल ये डिस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ फ्लड की वजह हाँ से। हाँ, फ्लड मतलब हाँ जी। फ्लैश फ्लड्स आए हिमाचल में, तो बहुत ज़्यादा हाँ नुकसान जी, हुआ। रोड्स का हुआ, एग्रीकल्चर लैंड्स का हुआ। हाँ जी। तो एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए हम लोगों ने जैसे अब धर्मशाला के लिए भी एक प्रोजेक्ट बना के भेजा था। उसमें एक गज खड्ड आती है, वो गज खड्ड जो है वो बीच में से निकल के पानी गांव का मतलब वहाँ पर सारी कल्टीवेटेड लैंड उन्होंने तबाह कर दी थी। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना करके हमने मतलब भारत सरकार को अंडर एसडीआरएफ एनडीआरएफ में भेजा। वहाँ से भी हमें फंडिंग हो रही है, और उसके लिए फंडिंग बहुत थोड़ी सी है। उससे चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि फंडिंग ज़्यादा आते हैं, ताकि हम अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कर सकें। लैंड का जो ओवरऑल लैंड होल्डिंग साइज है वो फार्मर में इसलिए बाइफिकेट हो रहा है कि एकदम कम हो रहा है। दूसरा जो है वो फ्लैश फ्लड से जा रही है, तो और कम हो रही है मतलब। तो इस चीज़ के लिए मतलब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग में। हाँ जी। तो धन्यवाद आप सभी का, और आपका भी मिस्टर भारद्वाज जी हमारे लिए इतना कीमती समय देने के लिए। ये तो मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट लोग आए हैं मेरे पास। हाँ, इस हाँ, इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें भी, अच्छा। और लगता है लोग हमारे लोगों को भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।